बाद रूस का फाइनल फैसला। जरा देखिए, ज़ेलेंस्की का डेथ वारंट, क्रेमलिन अटैक के बाद रूस की तरफ से फाइनल फैसला है क्या? क्योंकि मेदवेदेव की तरफ से स्टेटमेंट आना, ये किसी हल्के आदमी की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। जरा देखिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को जान से मारने का आदेश, क्या ये आदेश के तौर पर लिया जाए? क्या सरेंडर नहीं, अब मारना ही पड़ेगा? क्या एक तरीके से डेथ डिक्री पर अब ये साइन हो गए हैं? यूक्रेन के सारे की प्लेयर्स को जान से मारने का आदेश, सारे की प्लेयर्स, हर वो व्यक्ति जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से, चेन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उसको मार देने का आदेश। अब ज़ेलेंस्की की मौत ही अंतिम विकल्प, क्रेमलिन ये मान रहा है और ज़ेलेंस्की को अब मारना ही पड़ेगा। दिमित्री मेदवेदेव ने यह भी कहा है, ज़ेलेंस्की अब सरेंडर करने की भी अब उसे जरूरत नहीं है। क्या इसीलिए ज़ेलेंस्की की लोकेशन को रिवील नहीं किया जा रहा है? क्या इसीलिए नहीं बताया जा रहा है कि फिनलैंड के बाद वो कहां, आगे किन किन जगहों पर जाने वाले हैं? क्या इसीलिए ना तो ज़ेलेंस्की यूक्रेन में है और ना ये बताया जा रहा है कि वो कहां जा रहे हैं? जरा देखिए, ये अहम खबर भी देखिए, क्रेमलिन में क्या हुआ। क्रेमलिन में जो हुआ, ये तस्वीर यहां पर आप डोम जो देख रहे हैं, एक्चुअली यहीं से कल ये जो आज आप खबरें देख रहे हैं, यहां तक की के घटनाक्रम की शुरुआत हुई है। क्रेमलिन में क्या हुआ? क्रेमलिन में डोम पर सुसाइड अटैक हुआ, यहां पर ड्रोन के जरिए अटैक हुआ। और देखिए, रात 2:27 पर पहला ड्रोन अटैक हुआ। असल में हम इसको ड्रोन का सुसाइड अटैक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वो ड्रोन हैं जो वहां पर जाकर फट जाते हैं अपने एम्यूनिशंस के साथ। रात 2:43 पर दूसरा ड्रोन अटैक हुआ। 16 मिनट के वक्फे में, 16 मिनट के ड्यूरेशन में 2 अटैक, वो कि क्रेमलिन में, सबसे बड़ा रशियन प्राइड के प्रतीक में जिसको गिना जाता है, उस क्रेमलिन के डोम में हमला। और देखिए, ड्रोन अटैक के वक्त क्रेमलिन में अपने घर पर थे पुतिन। कुछ खबरें ये कह रही हैं और कुछ खबरें ये कह रही हैं कि वहां से कुछ एक दूरी पर थे, लेकिन उसके फौरन बाद उनको सीक्रेट बंकर में ले जाया जाना, उसके फौरन बाद न्यूक्लियर ट्राइड को एक्टिव कर दिया जाना और हमले के बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इमरजेंसी मीटिंग में बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई और उसी में जाहिर है वही कल्बिनेट होते होते वहां जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई होगी, उसमें जो कंक्लूजन निकला होगा और वो जिस तरीके कल्बिनेट हुई होगी, वही बात यहां पहुंच रही है जो दिमित्री मेदवेदेव के स्टेटमेंट में सुनाई दे रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि अब ज़ेलेंस्की को सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, ज़ेलेंस्की को मारना ही पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ भी यही हुआ था, हिटलर के मरने के साथ ही तमाम चीजों का खात्मा हुआ था। यहां कहा जा रहा है कि वही होगा। तो क्या अब ये सोच रशिया के पावर कॉरिडोर में हावी होने लगी है कि अब ज़ेलेंस्की खत्म तो मामला खत्म, इसलिए ज़ेलेंस्की अब सीधे सीधे क्या जो जड़ है वहां पर प्रहार करने के बारे में सोचा जा रहा है कि रशिया की तरफ से? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आपको यह मामला और ज्यादा अच्छे से समझने में मदद करेंगे। क्या भूगोल चेंज होगा, जियोपॉलिटिक्स में इस घटना का क्या असर होगा? यह बात कहा जाना रशिया की तरफ से कल की पूरी दुनिया को खतरे में झोंक दिया है ज़ेलेंस्की की इस हिमाकत ने। क्या यह बात वाकई सच है या इस समय जो 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 साइऑप्स चल रहे हैं, जो एक आप वॉर ऑफ स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये वहीं तक देखा जाना चाहिए? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान, बहुत जल्दी से उनका परिचय आपके साथ कराता हूं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, जियोपॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और इस समय हमको अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, विस्कॉन्सिन से जुड़ रही हैं। के सिन्हा साहब, जनरल के सिन्हा, बहुत स्वागत है सर आपका। संजय मेस्टन, जनरल मेस्टन, बहुत स्वागत है। आप दोनों से एक बार फिर मुखातिब होकर बड़ी प्रसन्नता मुझे। लेकिन इस समय ये मैं जानना चाहता हूं, जनरल मेस्टन आपके साथ शुरुआत करूंगा, ये जिधर जाती हुई चीजें दिखाई दे रही हैं, जो स्टेटमेंट है एग्जेजरेटेड है, साइऑप्स के लिए हैं, या आपको लगता है इस बार रशिया सीरियस है और कुछ मेजर होने की तरफ चीजें कल्मिनेट हो रही हैं? दिनेश, जय हिंद, थैंक यू फॉर कॉलिंग। इसमें सवाल ये उठता है कि ये मामला तो अब सीरियस हो चुका है, क्योंकि इनकी नेशनल टेरिटरी और खासकर क्रेमलिन जो सीट ऑफ पावर वहां पर अटैक हुआ है। बाद में वो भी चर्चा करेंगे ये किसने और क्यों अटैक किया होगा, क्योंकि हर चीज का एक मकसद होता है। लेकिन जो भी है, ये अटैक तो हुआ है, ऑन ग्राउंड सबको पता चल रहा है। अब रूस इसमें सीरियस हो चुका है और अब वो बिजनेस मीन करेगा, वो फॉर्मली कुछ इसको डील करेगा। और मेरे ख्याल में अब उनकी प्रायोरिटी ये होगी कि है तो अभी यूक्रेन का 12 घंटे के आसपास, 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, शाम को 6 बजे 24 घंटे के आसपास हो जाएंगे। इस समय जो अटैक हो रहे हैं वो रूटीन अटैक हो रहे हैं। अभी तक वॉर के दौरान जो हमने देखा वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या असल में ये किसी बड़े तूफान से पहले की एक्चुअली ये छोटी मोटी हलचलें हैं, या आपको लगता है कि इस बार भी जो कहा गया है, क्योंकि अक्सर ये हमने देखा है इस युद्ध के दौरान कि कई बार बड़े बड़े स्टेटमेंट आए हैं और वैसा चीजें ग्राउंड पर नहीं दिखाई दी हैं। जनरल सिन्हा, क्या इस बार वो जो रवायत थी वो टूटेगी? दिनेश, जय हिंद। देखिए, रवायत तो वही है कि ये मेरे अनुसार, मैं आपके साथ बहुत बार आया हूं और मेरा ये मानना है कि एक ट्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट जद्दोजहद की नहीं है कि ये जीत हार की नहीं है, ये बहुत बड़े पैमाने में पूरी दुनिया के अंदर में इसको अनलीश हुआ है।
हाँ, उसकी जो केवल उसको हम सीमित कर देते हैं कहीं यूक्रेन के अंदर में और एक इंसिडेंट के, तो वो नहीं है। देखिए अभी जो फेजेस हैं, या आप बड़े फेज को देखें, और मैं ये मानता हूं ये फेज का एक चरण है जिसके अंदर में अब उनको लगता है कि जेलेंस्की को ओपनली ये दिखाएं कि जेलेंस्की, क्योंकि वही फेस हो चुके हैं, ठीक है, और यूक्रेन जिस तरह से टूटा है, और उसके बाद जो अभी रिट्रीब्यूशन होगा यदि जेलेंस्की वापस आते हैं, और जिस तरह से वो जा रहे थे, देखिए रशिया अभी तक जेलेंस्की को जिंदा रखना रशिया के फेवर में था, उसकी स्ट्रेटजी का बड़ा हिस्सा मैं मानता हूं, क्योंकि उन्हीं के गार्ड पे, उन्हीं के पीछे साए में छिप करके रशिया वो चीज कर पा रहा है जो कि नहीं कर पाता। तो क्या अब यहां से चीजें बदल गई सर? क्या अब उसकी स्ट्रेटजी में, उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स में अब जेलेंस्की का जिंदा रहना उसके लिए बेकार है, खतरनाक है, क्या है? और क्या अब जेलेंस्की की जान के लिए खतरा है? मैं आपके पास आता हूं सर। ये जो आप बात कह रहे हैं बहुत गंभीर बात है कि अभी तक जेलेंस्की का जिंदा रहना रशिया के लिए सूटेबल था, और अब यहां से चीजें क्या बदल रही हैं? पूर्णिमा नाथ जी के पास जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले प्रोडक्शन टीम से कहूंगा अगली अहम खबर को रेडी रखिएगा। पूर्णिमा नाथ जी, ये किस तरीके से देखा जा रहा है अमेरिका के भीतर, और अमेरिका ने कहा है कि हम बहुत गौर से हर एक घटनाक्रम को देख रहे हैं, जेलेंस्की को बचाने, उसको प्रोटेक्ट करने में अब ताकत लगेगी, या रशिया पर अटैक करने की तरफ ताकत लगेगी? क्या यह भी समझा जा रहा है अब रशिया वर्सेस नेटो डायरेक्ट हो सकता है? क्या समझा जा रहा है? अमेरिका के अंदर क्या सोच बन रही है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए ये तो इमीडिएटली यूनाइटेड स्टेट्स फिर से $300 मिलियन का वेपन्स फिर से भेजेंगे, मिलिट्री एड फिर से भेजेंगे। यूके से 700 मिलियन पाउंड्स फिर से जाने वाला है। कुल मिला के अभी यूनाइटेड स्टेट्स से $130 बिलियन हैज गॉन टू यूक्रेन। दिस इज नॉन स्टॉप ऑफ 15 months of war. If you look at and do the maths, you're looking at every more than 2.5 payments a month Ukraine got. It's more than just a bi-weekly payment. It's just such a massive money laundering that has happened from United States. Is normal people like us, we are not for war, and we don't understand where the money is going to. And this attack on Kremlin, it's absolutely not going to be tolerated. आप अगर देखिए कि अमेरिका के ऊपर कोई ऐसे अटैक करता, अमेरिका इसको slightly लेते? Definitely not, right? So this is exactly what's going to happen for Russia, and I hope America understands what the issue here is. It's not going to be अमेरिका का, लेकिन अमेरिका अभी तक देखिए दोनों तरफ से आर्मेगेडॉन से लेकर तमाम बातें हो चुकी हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट ही एग्जेजरेटेड लगे और ऐसा लगा कि शायद ये केवल साइकोलॉजिकल ऑपरेशन या फिर ब्रिंकमैनशिप के लिए दिए जा रहे स्टेटमेंट है। क्या बातें उससे आगे बढ़ गई हैं? एक अहम खबर बताने के बाद आपके पास आ रहा हूं वापस। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बयान, अब तो जेलेंस्की को मारना ही पड़ेगा, मेदवेदेव ने कहा। ये समय की बहुत बड़ी बात, और जनरल सिन्हा यही बात कह रहे थे कि अभी तक रशिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में जेलेंस्की का रोल दूसरा था। क्या यहां से चीजें बदल रही हैं? अब जेलेंस्की के सरेंडर की जरूरत नहीं, मेदवेदेव कह रहे हैं। हिटलर ने भी सरेंडर नहीं किया था, जेलेंस्की को मारना ही होगा, मेदवेदेव ने कहा। क्या यहां से चीजें बदल गई जनरल सिन्हा? यह सवाल मेरा जनरल के सिन्हा से था, क्या चीजें यहां से बदल गई सर? रिट्रीब्यूशंस का कि रशिया के जो कि ऐसे लड़खड़ाते हुए, ऐसा नहीं कि वो बहुत चीजें, एनर्जी वॉर, पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चेंज करना, इस वॉर को आगे ले जाना। और ये बदला था कब? मेरे अनुसार जब आप ब्लैक सी के अंदर में यूनाइटेड स्टेट के डायरेक्ट, जब आपका SU-57 ने उनके जो रैपिड ड्रोन को मारा था, उसके बाद चीजें बदल गई, क्योंकि ये डायरेक्ट, और अमेरिका उसका नहीं किया, कोई उसकी पलटवार नहीं हुई, वो पूरे जेलेंस्की के ऊपर में है। हाँ, अमेरिका बहुत बड़ा एम अचीव कर रहा है, जो हमारी बोल रही थी यूनाइटेड स्टेट्स से। देखिए अमेरिका का क्या था, उसको विस्तार करना है नाटो का, और उसको एक मिलिट्री बेस चाहिए था, जो कि उनको उसमें मिल गया है, और फिनलैंड में मिलिट्री बेस बनाए, नया मिलिट्री बेस अभी आया है। ये है कि युद्ध को इतना लंबा खींचना, अपने करीब लाख के आसपास सैनिक जो कहा जा रहा है कि हताहत हुए हैं, वो सब वो सहना, अपनी वॉर मशीनरी को इतना ज्यादा डैमेज उस पर सहना, क्या जनरल मेस्टन ये बात पहले रशिया के लिए क्यों स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थी कि सीधे सीधे जाए और सरेंडर कराया जाए, कैप्चर किया जाए?
सीधे प्रेसिडेंशियल पैलेस पर धावा बोला जाए, यहां तमाम ईस्टर्न यूक्रेन में लड़ाई न लड़ते रहा जाए, ये क्यों हुआ और अब सीधे सीधे क्यों ज़ेलेंस्की निशाने पर आ रहे हैं, ये मैं आपसे जानूंगा। लेकिन उससे पहले अहम खबर बता दूं, रूस की धमकी पर यूक्रेन का उकसाने वाला बयान। मेदवेदेव की धमकी पर यूक्रेन का बयान। यूक्रेन ने कहा थोथा चना बाजे घना। रूस अपनी ताकत से ज्यादा बोलता है, यूक्रेन ने कहा। बोलता ज्यादा है, करता कम है, और डर इस बात का है कि कहीं इस बात से प्रोवोक होकर रशिया इस बार वो ना कर दे जो अभी तक करने से वो परहेज कर रहा था। थोथा चना बाजे घना जैसा स्टेटमेंट दिया गया है जनरल मिस्टन। ओके, जो आपने ये सवाल पूछा है, मेरा बोलना यह है कि जब रूस ने ये लड़ाई शुरू की थी तो उस समय इनका मुद्दा बहुत क्लियर था। मल्टी डायरेक्शनल अटैक्स किए थे बेलारूस के थ्रू भी, और कीव उसमें एक ऑब्जेक्टिव था। लेकिन जो रेजिस्टेंस हुआ है यूक्रेनी सेना के द्वारा, और मेरे को लगता है इस पूरी लड़ाई में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, और उन्होंने उस समय सोचा था रूसी सेना ने और प्रेसिडेंट पुतिन ने कि वो वहां के लोग ही उनको डिस्लॉज कर देंगे और पावर से निकाल देंगे। वो हुआ नहीं है। अब रूस ने रियलाइज किया है कि यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आफ्टर क्रेमलिन अटैक अब उनको टारगेट करना निहत ही जरूरी है। तो अब स्ट्रेटेजी चेंज होगी और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, जैसे आर्म फोर्सेस हम समझते हैं, वो पावर है जहां से वो सोर्स ऑफ पावर है जहां से एक आर्म फोर्सेस या नेशन को स्ट्रेंथ मिलती है। नहीं तो अब होगा क्या? क्या ये बात अगर आप लोग तमाम एक्सपर्ट की बात समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेदवेदेव का ये बयान सीरियसली अगर लिया जाता है तो ज़ेलेंस्की के लिए एक बड़ा थ्रेट है। अगर ऐसी बात है सर, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अब वेस्टर्न कंट्रीज ज़ेलेंस्की को अपने अपने यहां पर रखेंगी? ज़ेलेंस्की अपनी जगह पर नहीं रहेंगे, कम से कम उस पैलेस में उस जगह पर नहीं रहेंगे। कीव के भीतर क्या होगा, किस तरीके से ज़ेलेंस्की को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? वो बताने से पहले जरा ये अहम खबर ले लूं। ये देखिए, पुतिन पर हमले का रूस ले सकता है बदला। असल में कहा यह जा रहा है कि ये क्रेमलिन पर तब अटैक किया गया जब पुतिन वहां थे, इसलिए ये पुतिन की जान पर एक बड़ा अटैक था। यूरोप दौरे के दौरान ज़ेलेंस्की पर अटैक की संभावना बढ़ी। यूक्रेन खुफिया एजेंसियों को मिला इनपुट, यूरोप दौरे के दौरान ज़ेलेंस्की पर हो सकता है अटैक। ज़ेलेंस्की को लेकर यूक्रेन की एजेंसियां सतर्क। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को यह इनपुट मिला है कि यूरोप दौरे के समय ही उन पर अटैक हो सकता है। ज़ेलेंस्की पर अटैक के खुफिया इनपुट मिले हैं सीक्रेट सर्विसेज को यूक्रेन की, और इसको लेकर वो और ज्यादा सतर्क हो गए हैं। अब आगे ज़ेलेंस्की को लेकर नेटो की, अमेरिका की, खुद ज़ेलेंस्की की स्कीम ऑफ स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? क्या खुद को छिपाएंगे? क्या खुद को छिपाएंगे, खुद को सामने लाएंगे? क्या अभी तक जिस तरीके से वो ये दिखाते रहे कि वो जा रहे हैं बीच में और युद्ध के मैदान में जाकर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और सामने निकलकर ये दिखाते थे कि वो किसी से कम डरने वाले नहीं हैं, क्या वैसा ही होगा या अब चीजें बदलेंगी? अब ज़ेलेंस्की सामने नहीं रहेंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे? क्या होगा हमारे गेस्ट आपको बताएंगे। ये बहुत बड़ा एनालिसिस, क्योंकि ये पूरी दुनिया की तकदीर और मुस्तकबिल का फैसला करने वाली घटना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इलेक्ट्रिक और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता रहा है यूक्रेन में रशिया की तरफ से। अब रशिया उन जगहों पर निशाने झेल रहा है, ड्रोन अटैक झेल रहा है यूक्रेन की तरफ से। लेकिन ये क्रेमलिन में हुए अटैक के बाद रूस के गुस्से को अगले आसमान पर ले जाने वाला होगा। जरा देखिए, ये अहम खबर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। रूस की धमकियों के बावजूद क्या हो रहा है, जरा देखिए। पिक्चर नंबर 1, पुतिन को जब चाहे तब मार सकता है यूक्रेन, क्या ऐसा? पिक्चर नंबर 2, हम ये क्रेमलिन अटैक ट्रेलर पिक्चर क्या हो सकती है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिक्चर नंबर 3, रूस में किसी भी वक्त हमला कर सकता है, क्या वाकई ऐसा होगा? यूक्रेन ऑफेंस के सामने रूस के डिफेंस अभी तक नाकाम नजर आ रहे हैं, क्या ये भी एक पिक्चर है? पिक्चर नंबर 5, ये सिर्फ अपनी टेरिटरी तक सीमित नहीं रहेगा यूक्रेन। अभी तक यही कहता रहा है कि क्रिमिया को तो हम अपना मानते हैं, इसीलिए वहां पर हम उसको आजाद कराने के लिए हमले कर रहे हैं। ईस्टर्न यूक्रेन में यही चल रहा है। पिक्चर नंबर 6, यूक्रेन के एक बटन पर मॉस्को, क्रेमलिन, पीटर्सबर्ग, क्या ऐसा होगा? क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि अभी जब ऑफेंसिव की बात की गई, आपको मालूम है फिनलैंड में पहुंचने के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अपना ऑफेंसिव तेज करेंगे, ऑफेंसिव तेज करेंगे। पिक्चर बाकी ट्रेलर ये जो दिखा क्रेमलिन में, अभी तक जो कहते हैं ये युद्ध 400 से ज्यादा दिनों का ये जो हो गया, और उसके बाद अब आगे इनमें से कौन सी संभावना सबसे ज्यादा प्रबल है? एक्चुअली कहा जाता है ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अब जब रशिया की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि अब तो हम ज़ेलेंस्की को भी नहीं छोड़ेंगे, क्या पूरे ऑफेंसिव के साथ यूक्रेन जाना चाहेगा? यूक्रेन अपने आप को सबड्यूट करेगा? क्या स्थिति बन सकती है? यहां क्या बेहतर रहेगा यूक्रेन की तरफ से? क्या अपेक्षित है? जनरल मेसन, क्या पढ़ रहे हैं आप? तो देखिए, यूक्रेन के पास अभी तकरीबन 9 ब्रिगेड्स हैं, और मेरे को लगता है उनका प्रायोरिटी रहेगी क्रीमिया या सदर्न खेरसों के इलाके को रिकैप्चर करना,
क्योंकि टेरिटरी लिबरेशन उनके लिए विक्ट्री मानी जाएगी। तो मेरे को लगता है उनकी प्रायोरिटी ये रहेगी, लेकिन बाकी काम ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय भी करते रहेंगे जिस प्रकार वो कर रहे हैं, चाहे वो ऑयल डिपो हो या क्रीमिया में जो ऑयल डिपो किया था, ये कई जगह ये इस प्रकार हरकत करते रहेंगे। अगली अहम खबर की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं और उसके फौरन बाद रंजन सिन्हा, ये देखिए आप, ये अभी आपने एक एनालिसिस सीएस पढ़ा और समझा कि जिन चीजों को अपने लिए क्रूशियल मानता है रशिया, उन जगहों पर अटैक जारी रहेगा। अगली अहम खबर यह कि ज़ेलेंस्की दौरे से नेटो पर अटैक का खतरा है। नेटो देशों में ज़ेलेंस्की पर अटैक तो छिड़ेगा वर्ल्ड वॉर। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ा रूस यूक्रेन का यह युद्ध। क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस का एग्रेशन बढ़ा। अब जरा एक बार इस इंफॉर्मेशन पर भी निगाह डालिए। पुतिन का रिवेंज क्या होगा? यूरोप का भूगोल चेंज। जब हम ये कह रहे हैं तब आपको ये इंफॉर्मेशन भी जरूर देखना चाहिए। बिग वॉल पर ये इंफॉर्मेशन आपको ये बताने वाली होगी कि इसमें डायमेंशंस क्या क्या जुड़ रहे हैं। जरा देखिए, यूरोप बचाएगा ज़ेलेंस्की की जान। क्या यूरोप इस समय कटिबद्ध है ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए? क्योंकि सीधे सीधे दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं कि अब तो मारना पड़ेगा। रूस की धमकियों के बाद यूरोप का रेस्क्यू प्लान एक्टिवेट हो गया है। रूस ने जब कहा तो यूरोप इस बारे में अपनी स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर चुका है। ज़ेलेंस्की को अचानक फिनलैंड से नीदरलैंड्स पहुंचाया गया, लेकिन नीदरलैंड्स के बाद वो कहां ये नहीं बताया जा रहा है। फिलहाल यूरोप से बाहर नहीं जाएंगे ज़ेलेंस्की। इसका मतलब ये है कि हो सकता है यूक्रेन में भी इस समय आपको देखने को ना मिले। यूरोप के किसी नेटो देश में ही रहेंगे ज़ेलेंस्की, क्योंकि उस समय अगर ज़ेलेंस्की पर हमला हुआ तो ये नेटो पर हुआ हमला माना जाएगा। और क्रेमलिन अटैक के वक्त फिनलैंड की राजधानी में थे ज़ेलेंस्की, और उस समय उन्होंने ये कहा कि हमला हमने नहीं किया है। फिनलैंड में नॉर्डिक देशों के राष्ट्र प्रमुखों से कर रहे थे मीटिंग, और वो नॉर्डिक कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्षों के साथ जब ये मीटिंग हो रही थी तभी ये अटैक हुआ। और फिनलैंड में नॉर्डिक देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ जब ये मीटिंग चल रही थी, क्रेमलिन में इस अटैक के दौरान ये भी समझा जा रहा है कि असल में अगर आप इसको देखें तो क्योंकि यहां हिंदुस्तान में एससीओ की मीटिंग चल रही है, ये घटनाक्रम दुनिया को एक संदेश देने के लिए भी है और दुनिया को यह बताने के लिए भी, क्योंकि आपने देखा कल रशिया ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर दिया ज़ेलेंस्की ने और यूक्रेन ने। पूरी दुनिया को इससे जोड़ना, क्या असल में रशिया ये भी समझ रहा है कि इसमें जो एक तरीके से अलग थलग कर दिया गया है रशिया को, इस युद्ध में अब दुनिया को एक कॉल लेना पड़ेगा, टेक लेना पड़ेगा और इसको रोकने की तरफ कोशिश करना पड़ेगा, वरना ये डेंजर, ये खतरा हर किसी के सिर पर मंडराएगा। जनरल सिन्हा, क्या ये सही एनालिसिस है? एब्सोल्युटली। देखिए, जो आप बात बता रहे हैं और इसकी बातें हो रही हैं, ये पोप अब कह रहे हैं कि हम शांति की वार्ता लेकर जाएंगे, हमारा सीक्रेट मीटिंग चल रहा है और हो जाएगा। देखिए, जो चीज़ें परिस्थितियां बदल गई जमीन पे, वो तो मेरे ख्याल से चेंज नहीं होगी। हाँ, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है उसका विस्तार हो जाए, वो विस्तार होकर ये कहीं ओडेसा चला जाए, खार्किव ले लिया जाए और जैसा बनता है। देखिए, आपको ये भी एक कोई बात नहीं करता उसका, आर्माडा टैंक्स हैं 2100 आर्माडा टैंक्स, ये 6th जनरेशन टैंक्स हैं, वो मोबिलाइज्ड हैं, वो कहाँ हैं और कहाँ बैठे हैं, और यदि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है तो इसका विस्तार तो करेगा ही। उसने देखिए पूरा एक्सपोज कर लिया, क्या है, क्या इसमें क्या जद्दोजहद है। इसको हम केवल उन चीज़ों से देखें कि यूक्रेन की वॉर है और हमने 20% जमीन ले ली, वो उसकी लड़ाई नहीं है। लड़ाई इसकी है कि पूरे जियो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन को बदलने के लिए जो 21वीं सदी की ये वो समा है जो इसको रेखांकित करेगा कि दुनिया कैसे होगी, दुनिया कैसी होगी। ये हाँ, दुनिया का भविष्य तय करने वाला, दुनिया की रूपरेखा, इसमें पावर ऑर्डर तय करने वाला ये पूरा घटनाक्रम है। एक अगली अहम खबर बताने के बाद उसके बाद पूर्णिमा नाथ जी मैं आपके पास आने वाला हूं। पुतिन पर हमले का रूस ले सकता है बदला। यूरोप के दौरे के दौरान ज़ेलेंस्की पर अटैक की संभावना बढ़ी। यूक्रेन खुफिया एजेंसियों को मिला इनपुट। यूरोप के दौरे के दौरान ज़ेलेंस्की पर हो सकता है अटैक। ज़ेलेंस्की को लेकर यूक्रेन की एजेंसियां अलर्ट। इसमें जो एक थ्योरी ये है कि ये खुद पुतिन ने कराया हो सकता है, रशिया ने कराया हो सकता है। क्रेमलिन पर कराना और पुतिन की जान पर यह अटेम्प्ट बताकर सीधे सीधे ज़ेलेंस्की को टारगेट में लेने के लिए उसको वो लेजिटिमेट लगे रशिया की तरफ से किया जाना, उसके पहले ये बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है। इसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं अमेरिका में, पूर्णिमा नाथ जी? देखिए, आपने देखा ही होगा, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने बताया था कि उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि ये सच है कि नहीं। आपको याद है कुछ महीना पहले जब यूक्रेन एक्चुअली शॉट ए मिसाइल ऑन द लैंड ऑफ पोलैंड and killing 2, and they actually blamed it on Russia, saying it was Russia who has done it, and constantly they have been doing it and they lie on top of it. Even when the leaks happened in United States,
लास्ट महीना जो हुआ है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन की, the authorities actually said it was Russian propaganda, and after all of these we all know that every conversation, every psyops that has happened, it was trying to make sure that they communicate Ukraine is winning somehow and Russia is losing, and they want to make sure that even the social media users are controlled, and whether the information is true or false doesn't really matter. लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूँ पूर्णिमा जी, अगर ये एक So नैरेटिव जिसको पुश करने के लिए तमाम चीजें की जा रही हैं, सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक में कुछ खास तरह की चीजें डाली जा रही हैं, जनरल सिन्हा जब मैं आपके पास आऊंगा तो ये समझूंगा कि दुनिया इस पूरे वॉर फॉग के बीच में, इस साई ऑप के बीच में क्या सच्चाई समझ लेती है या सच्चाई आंखों से छिपी रह जाती है? क्योंकि आप वॉर वेटरन हैं, बहुत अच्छे से बता पाएंगे। एक अहम खबर बताने के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। यूरोप में केजीबी के सीक्रेट एजेंट एक्टिव हो गए हैं, सोर्सेस ये खबर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने मैं रख रहा हूं। केजीबी के सीक्रेट एजेंट्स एक्टिव हो गए हैं यूरोप के अंदर। इसका मतलब यूरोप में कोई बड़ी घटना हो सकती है कि ज़ेलेंस्की पर हमला कर सकते हैं केजीबी एजेंट। यूरोप में ही हो सकता है ज़ेलेंस्की पर अटैक। यूक्रेन के खुफिया एजेंसियों को मिला इनपुट। और रशिया की बात जब आप करते हैं और केजीबी की बात करते हैं तो फिर मिसाइलों से, बम से, बंदूक से हमला नहीं होता। फिर हमला कई बार ऐसा हो जाता है कि चाय की प्याली आप पी रहे होते हैं और अचानक आपकी धड़कनें थम जाती हैं। तो क्या ऐसा ही कुछ इस बार हो सकता है? क्या ये संभावना है और ये ऐसा हमला है? अगर किसी को अगर पोटेशियम साइनाइड का ही इस्तेमाल करना है या किसी जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल कर देना है, किसी नर्व एजेंट का इस्तेमाल कर देना है, तो फिर आप कैसे बचेंगे और कहां बचेंगे? क्या ये संभावना क्या ये बहुत बड़ा अंदेशा होगा? क्या इससे बचाना ज़ेलेंस्की को एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, अमेरिका के लिए? ये बात भी हम समझेंगे। ये बात भी जनरल मेस्टन आपके पास आऊंगा तो समझूंगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं ये बताना चाहता हूं, 4 कारण आपको बताता हूं मैं कि क्यों क्रेमलिन और क्यों यहां पर सीधे ज़ेलेंस्की को निशाने पर लिया जा रहा है। जरा देखिए, इसकी वजह देखिए। पहली वजह आप जरा देखिए, पुतिन का फरमान लेंगे ज़ेलेंस्की की जान। और ये जो बातें की जा रही हैं अब सीधे ज़ेलेंस्की, उनके हिसाब से अब नाभि में तीर मारने का वक्त आ गया है। उनको नाभि की बात क्यों करनी पड़ रही है और क्यों ज़ेलेंस्की का नाम लेना पड़ रहा है? पहली वजह, पुतिन को मारने की साजिश की गई। ये है या ये पोर्ट्रे किया जा रहा है, लेकिन इसको अगर पोर्ट्रे भी किया जा रहा है तो ज़ेलेंस्की पर हमले को लेजिटिमाइज किया जाना है, लिहाजा ये बात की जा रही है। अब देखिए जरा दूसरी वजह, यहां पर दूसरी वजह यह है कि अलेक्जेंडर डुगिन के मर्डर का प्लान। आप जानते हैं डुगिन को पुतिन का दिमाग कहा जाता है। डुगिन की बेटी को पहले ही एक अटैक में मारा जा चुका है और उसके बाद डुगिन को भी मारने की प्लानिंग बन रही है। और ये इनपुट्स पहुंच चुके हैं रशिया, और इसीलिए अब ज़ेलेंस्की को नहीं छोड़ने पर विचार किया जा रहा है। तीसरी वजह, क्रिमिया पुल को तोड़ने की साजिश। कर्च स्ट्रेट ब्रिज पर हमला एक ऐसा हमला था जिसको रशिया ने अपने दिल पर लिया, क्योंकि उसको 2018 के बाद बनाने में रशिया ने पूरी ताकत झोंक दी थी। उस कर्च स्ट्रेट ब्रिज पर हमला, ये आज तक एक ऐसा नासूर, एक ऐसा नश्तर है जो रशिया के दिल में चुभा हुआ है, जिसको निकालना चाहता है ज़ेलेंस्की की जान लेकर। और चौथी वजह क्या है? यूक्रेन ने रशियन युद्धपोत मोस्कवा को निशाना बनाया था। ये रशियन प्राइड कहलाता था। मोस्कवा को निशाना बनाना, कर्च स्ट्रेट ब्रिज पर हमला बोलना, बेल्गोरोड और क्रिमिया पर तो आए दिन हमले बोले जाते हैं, और उसके बाद यहां पर देखिए सीधे डुगिन पर हमले की प्लानिंग करना। ये वो तमाम वजह हैं जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि अब बहुत हुआ, अब कारण ही समाप्त कर देते हैं। क्या ज़ेलेंस्की को रास्ते से हटा दिए जाने के बाद अगर रशिया ये समझता है कि इससे चीजें उसके लिए आसान और स्मूथ हो जाएंगी तो ऐसा होगा क्या? क्योंकि रशिया ये भी जानता है कि ज़ेलेंस्की सिर्फ एक मुखौटा है। ये पूरा का पूरा गेम जो है ये अमेरिका का है, ये नेटो कंट्रीज का है। तो ऐसे में ज़ेलेंस्की को टारगेट करके क्या पपेट को टारगेट किया जा रहा है, जनरल मेस्टन? देखिए, ज़ेलेंस्की तो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जैसे मैंने बताया। वो अपने देश के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अपनी आर्म फोर्सेस के मोटिवेशन के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उनको टारगेट तो वो अमेरिका, ये रूस करना ही चाहेगा। लेकिन जो आप बता रहे हो क्या वो पपेट है, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि अभी जो नाटो है वो 31 कंट्रीज की बन चुकी है फिनलैंड के ज्वाइन करने के बाद। तो ऑब्वियसली वो सब यूज कर रहे हैं और सारे उनको हथियार, वेपन सब कुछ दे रहे हैं। उसमें कोई कमी पेशी नहीं है और सारे बेस्ट मॉडर्नाइज हथियार दे रहे हैं। आपने देखिए, आप पैट्रियट मिसाइल तक दे दिए हैं।